हेलो दोस्तों, ये बीएससी का नेक्स्ट लेक्चर है और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर सिक्स को। और ये चैप्टर नंबर 6 बात करता है 94 सेक्शन से लेकर के 103 तक। और ये बात करता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के द्वारा ओरल एविडेंस का एक्सक्लूजन, यानी जहां पे दस्तावेजी साक्ष्य जो होते हैं वहां मौखिक साक्ष्य को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी जो इसमें बेटर एविडेंस इसमें जो रहेगा, सर्वोत्तम साक्ष्य जो माना जाता है वो दस्तावेजी साक्ष्य को ही माना जाता है। इसलिए जो ओरल एविडेंस होता है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, उसको एडमिसिबल नहीं माना जाता है। लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शन होते हैं, ठीक है, जो एक्सेप्शन भी इन्हीं सेक्शंस में दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे आज चैप्टर 6 में। और ये चैप्टर 6 इंडियन एविडेंस एक्ट जो 1872 है उसका भी चैप्टर नंबर 6 ही है, लेकिन उसमें सेक्शन है 91 से लेकर के 100 सेक्शन तक। ठीक है, और यहाँ पर ये है 94 से लेकर 103 तक। तो 3 सेक्शन का आप देख रहे हैं यहाँ पर, +3 का डिफरेंस है ये। तो आप इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हैं। 91 से लेकर के 100 सेक्शन तक यहाँ +3 का डिफरेंस है, जिसकी वजह से 94 से 103 तक आता है। फिर उसके बाद से यहाँ पर आप देखेंगे, बल्कि ये चैप्टर है ना 100 तक, इसमें 111 सेक्शन तक ये +3 ही चलता है। ठीक है, तो इधर 91 से लेकर के 111 तक +3 ही रहेगा, यानी 94 से लेकर के 114 सेक्शन तक ये बीएसए में होगा। 111 के बाद चूंकि 111 ए भी आती है, फिर 112, फिर 113 ए आती है, बी आती है, इस तरीके से सेक्शन चलती है। तो ये कुल मिलाकर जो एस्टोपल वाला चैप्टर है 115 से जो स्टार्ट है, तो 115 से लेकर के 126 तक यहाँ पर ये सेक्शन का डिफरेंस पड़ जाता है। 3 का तो ये है ही, और 113 ए, 113 बी, 111 ए और 114 ए, ये 4 सेक्शन है, जिसमें से 113 रिपील कर दी गई है, यानी हटा दी गई है। तो इसका मतलब 3 सेक्शन का डिफरेंस यहाँ पर पड़ा है। तो 3 और 3 6, तो 115 का मतलब हो गया 121। ठीक है, तो 121 से लेकर के 132 तक ये सेक्शन इस तरीके से बीएसए में है। 125 से 126, चूंकि 126 और 127 वो दोनों ही सेक्शन 132 में रख दी गई है, फर्स्ट क्लॉज और सेकंड क्लॉज में। फिर उसके बाद में 128 सेक्शन से लेकर के 141 सेक्शन तक, यहां पर चूंकि 2 सेक्शन एक ही सेक्शन में है, 126 और 127 132 में है, तो 2 सेक्शन जब एक ही सेक्शन में, तो एक संख्या इसमें से कम हो गई, तो ये +5 का डिफरेंस बन जाएगा इसमें। और ये 133 से स्टार्ट होकर के 146 सेक्शन तक यहाँ पर रहेगा। और फिर उसके बाद में चूंकि 142 143 ये लीडिंग क्वेश्चन से रिलेटेड जो है वो 146 में ही, वो फर्स्ट क्लॉज, सेकंड क्लॉज, थर्ड क्लॉज इस तरीके से रखे गए हैं। तो 144 सेक्शन से लास्ट फिर 165 सेक्शन, यहाँ पर चूंकि 2 सेक्शन एक ही में है, तो 2 इसमें से कम हो जाएगा, तो ये +3 का डिफरेंस यहाँ पर रह जाएगा। तो 147 से लेकर के 168 सेक्शन तक यहाँ पर इस तरीके से आपको ये याद रख लेना है कि आपको 91 से 165 तक आपको इस तरीके से याद हो सकता है ना। एक यहां से है, ये नहीं है। 91 से 111 यानी 111 तक, तो 1 2 3 4 क्लॉज आपको ऐसे बना लेने हैं, अगर आपको वैसे याद नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप 3 6 5 फिर 3। ठीक है, 111 के बाद में फिर आपको ऐसे याद रहेगा, पिछली वाली जो एविडेंस थी उसमें 111 के बाद 111 ए था। ठीक है ना, 113 ए, 113 बी, 114 इस तरीके से था। तो ये चीजें हैं, इनको याद करने का तरीका है। दूसरा, अब चलते हैं चैप्टर पर। चैप्टर क्या कह रहा है? चैप्टर कह रहा है दस्तावेजी साक्ष्य के द्वारा मौखिक साक्ष्य का एक्सक्लूजन। इसका कारण क्या है कि दस्तावेजी साक्ष्य के द्वारा मौखिक साक्ष्य का एक्सक्लूजन क्यों किया जा रहा है? क्योंकि होता क्या है कि जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, जो बेसिक एक डॉक्ट्रिन है, हम कहेंगे सिद्धांत है, मूल सिद्धांत ये कहता है कि जो कोर्ट है ना, कोर्ट के समक्ष में कैसा साक्ष्य पेश होना चाहिए? सर्वोत्तम साक्ष्य है, बेटर एविडेंस, यहाँ पर बेस्ट एविडेंस यहाँ पर पेश होना चाहिए, सर्वोत्तम साक्ष्य ही पेश किया जाना चाहिए। और
अब मान के चलो कोई फैक्ट है और उस फैक्ट को हमको साबित करना है, और वो फैक्ट कैसा है, डॉक्यूमेंट के रूप में है। ठीक है, कोई फैक्ट डॉक्यूमेंट के रूप में और उस फैक्ट को हमें साबित करना है, तो हमको डॉक्यूमेंट ही उसके संबंध में पेश करना चाहिए उस फैक्ट को साबित करने के लिए। ठीक है, तो ये माना जाता है कि किसी डॉक्यूमेंट के फैक्ट को साबित करने के लिए अदर डॉक्यूमेंट ही आप दे सकते हैं। ठीक है, तो वो दस्तावेज ही उस फैक्ट के लिए वहां पर बेटर एविडेंस या बेस्ट एविडेंस माना जाता है। यानी इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, यानी जो डॉक्यूमेंट में है का मतलब है रिटन में है, यानी इसको हम ये कह सकते हैं कि जो लिखित में है, जो लिखित में रिटन में है, उसे रिटन के द्वारा ही, यानी उसे लिखित के द्वारा ही उसको साबित किया जाना चाहिए। ठीक है ना, जो रिटन में है उसको रिटन के द्वारा ही साबित किया जाना चाहिए। अब जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं वो ओरल एविडेंस से, यानी मौखिक साक्ष्य से बेस्ट क्यों होते हैं, उसके कारण है। उसके कारण क्या है, उसके 3 कारण हम यहां पर देखते हैं। जैसे जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, पहला तो ये है कि वो परमानेंट होते हैं, स्थायी होते हैं, बदलते नहीं है। किसी आज कुछ का कल को कुछ का मना कर दिया, जो लिखा हुआ है वो बदला नहीं जाएगा आसानी से। ठीक है ना, इस तरीके से। दूसरा ये है कि ये आपके कॉन्फिडेंशियल होते हैं, है ना, कॉन्फिडेंशियल होते हैं, यानी कॉन्फिडेंशियल का मतलब है यहां पर विश्वसनीय होते हैं, ना कि गोपनीय। ठीक है, तो विश्वसनीय होते हैं। और तीसरा ये है कि ये बेटर फॉर नोइंग ट्रूथ, यानी सत्य जानने के लिए ये बेहतर साक्ष्य होते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो ये 3 कारण हैं दस्तावेजी साक्ष्य का मौखिक साक्ष्य से श्रेष्ठ होना या बेस्ट होना। ठीक है, तो इन कारणों से, तो पी हो गया परमानेंट, सी हो गया कॉन्फिडेंशियल विश्वसनीय, और बी हो गया आपका बेटर फॉर नोइंग ट्रूथ। ठीक है ना, तो इसको चाहे आप कुछ भी बना सकते हो, पीसी भी बना सकते हो। ठीक है, चूंकि जैसे हम उसमें पढ़ते हैं 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो उस तरीके से आपको याद रहेगा ये पीसीबी। इन कारणों से ही जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, अगर जहां पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है तो वहां पर ओरल एविडेंस को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। और यही बात सेक्शन 94 और 95 में बताई गई है। ठीक है, तो 94 सेक्शन क्या कहती है, 94 सेक्शन ये कहती है, इसमें देखो 94 और 95 में डिफरेंस क्या है। 94 सेक्शन यहां पर ये कहती है कि दस्तावेज कैसे साबित होगा, दस्तावेज साबित कैसे होगा। और 95 सेक्शन ये कहती है कि दस्तावेज साबित होने के बाद मौखिक साक्ष्य, साबित होने के बाद में मौखिक साक्ष्य नहीं चलेगा। ठीक है ना, यहां ये कहती है कि दस्तावेज कैसे साबित होगा, और 95 कहती है कि दस्तावेज साबित होने के बाद में मौखिक साक्ष्य नहीं चलेगा। ठीक है, अब जो 94 सेक्शन है वो कहती है दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध, ठीक है ना, संविदाएं, अनुदान और संपत्ति के अन्य व्यय, यानी 3 चीजें हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स, ग्रांट्स और अदर डिस्पोजिशंस। ठीक है, डिस्पोजिशन का मतलब है संपत्ति का आप चाहे ट्रांसफर कर रहे हो, सेल कर रहे हो, ठीक है, डीड कर रहे हो, कोई भी उसका जो है मॉर्गेजी कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो, मतलब संपत्ति का कोई भी डिस्पोजिशन आप कर रहे हो, तो संपत्ति के अन्य व्यय के निबंधनों का साक्ष्य है, यानी उसकी शर्तों के बारे में, एविडेंस ऑफ टर्म्स, तो उसकी निबंधन यानी शर्तों के बारे में एविडेंस। तो जबकि किसी संविदा, 3 चीज आपको याद रखनी है, कॉन्ट्रैक्ट्स, ग्रांट्स और डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो संपत्ति के अन्य व्यय के निबंधन यानी उसकी जो टर्म्स हैं, अगर जैसे कोई सेल में टर्म्स लगा देता है ना, सेल में टर्म्स लगाता है, कोई अपना किसी से एक्सचेंज करता है उसमें टर्म्स होती है, ट्रांसफर करता है कोई चीज अपना,
उसमें लगी रहती हैं, कोई गिफ्ट करता है ना, तो उसकी टर्म्स अलग होती हैं। तो इस तरीके से कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसकी टर्म्स अलग होती हैं, कोई ग्रांट देती है सरकार या कोई भी व्यक्ति तो वहां पर उसकी भी टर्म्स होती हैं, और वही टर्म्स डॉक्यूमेंट के रूप में लिख दी गई हैं। ठीक, तब जब इन सबसे संबंधित जो टर्म है वो डॉक्यूमेंट के रूप में लेखबद्ध कर लिए गए हों, का मतलब है दस्तावेज के रूप में वो लिख दी गई हैं उस कंडीशन में, तब। दूसरा, और उन सब कंडीशंस में जिनमें विधि ऐसा कहती है, कुछ अगर कंडीशन ऐसी हैं जिनमें विधि ने ये कहा है कि वे टर्म्स मतलब दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध होनी चाहिए, तो उन सब दशाओं में जिनमें विधि द्वारा अपेक्षित है कि कोई बात दस्तावेज के रूप में लिखी होनी चाहिए। तो दो कंडीशन है यहाँ पे, एंड लगाने से ये दो कंडीशन नजर आ रही है। फर्स्ट कंडीशन यहां से है और सेकंड कंडीशन यहां पर है। एक विधि द्वारा अपेक्षित है और एक कोई अपने आप में ही संविदा, अनुदान या संपत्ति का निवेदन की जो निबंध है वो दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध कर लिए जाते हैं। तो इन कंडीशन में ऐसी संविदा, अनुदान या संपत्ति के अन्य व्यय की जो निबंधन है, शर्तें हैं, या ऐसी बात, ठीक है ना, ऐसी बात के साबित किए जाने के लिए, तो उसको साबित कैसे करना है? साबित किए जाने के लिए स्वयं उस दस्तावेज के सिवाय, यानी अब उसको कैसे साबित किया जाएगा? स्वयं उस दस्तावेज के द्वारा साबित किया जाएगा, या फिर उन दशाओं में जिनमें एतस्मिन पूर्व अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन, ठीक है, यानी जो एविडेंस है, सेकेंडरी एविडेंस, एतस्मिन पूर्व अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन द्वितीयक साक्ष्य ग्राह्य है। यानी जो हम पढ़ते हैं सेक्शन 62 और 63, है ना, वहां पर बीएसए में जो हम 62 और 63 सेक्शन जो पढ़ते हैं, और 60 यहां पे तो द्वितीयक साक्ष्य जो ग्राह्य होता है वो 60 सेक्शन में होता है, ठीक है। तो 60 वाली जो सेक्शन है यहां पर, उनकी बात कर रहा है, द्वितीयक साक्ष्य ग्राह्य है, उसकी अंतर्वस्तु के द्वितीयक साक्ष्य के सिवाय कोई भी साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। तो दो कंडीशन यहां पर हमने पढ़ी कि कोई भी संविदा, अनुदान या संपत्ति का डिस्पोजिशन करना है, तो उस डिस्पोजिशन की जो शर्तें हैं वो दस्तावेज के रूप में जब लेखबद्ध कर दी जाती है, तो कोर्ट यही कहेगा कि उन शर्तों को, उस डॉक्यूमेंट को दिखाओ जहां पर ये लिखी हुई थी, या फिर कहीं उन सब कंडीशंस में जिनमें विधि अपेक्षा करती है कि जो कोई बात है वो दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध होनी चाहिए थी, तो उस बात को, ठीक है ना, साबित किए जाने के लिए अब या तो स्वयं उस दस्तावेज को दिखाओ आप जिस दस्तावेज में ये निबंधन और ये बात लिखी हुई है, या फिर अगर वो आपके पास वो दस्तावेज नहीं है तो फिर आप इन कंडीशंस में जो सेक्शन 60 में बीएसए में दिया हुआ है, उस परिस्थिति में आप सेकेंडरी एविडेंस पेश कर सकते हो। बाकी कोई भी एविडेंस आप पेश नहीं कर सकते उनको साबित करने के लिए। तो ये आपका 94 कहता है, ठीक है। यानी जो यहां पर निकल के आता है 94 में दो सिद्धांत निकल के आते हैं। पहला सिद्धांत तो ये है कि किसी फैक्ट को साबित करने के लिए, किसी तथ्य को साबित करने के लिए सर्वोत्तम साक्ष्य ही पेश करना चाहिए, सर्वोत्तम साक्ष्य ही प्रोड्यूस करना चाहिए, ठीक है। सर्वोत्तम साक्ष्य मतलब बेस्ट एविडेंस ही पेश किया जाना चाहिए। सेकंड, इसका जो डॉक्ट्रिन है या सिद्धांत है, ये कहेंगे कि दस्तावेजी साक्ष्य यानी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ओरल एविडेंस से, मौखिक साक्ष्य से क्या माने जाते हैं? सर्वोत्तम या श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो 94 सेक्शन के जो सिद्धांत हैं वो दो सिद्धांत पर आधारित है 94, ठीक है। तो इसने बता दिया कि कोई भी आपके कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट या डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी,
ठीक है, GCD CGD कुछ भी आप इससे बना सकते हो, CD फिर G, इस तरीके से भी बना सकते हो। ठीक है, अब इसके भी कुछ इसमें एक्सेप्शन निकल के आते हैं फिर, कि अब दस्तावेजी साक्ष्य तो पेश किया जा सकता है और कोई साक्ष्य पेश नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसके जो एक्सेप्शन है ना, वो हम 95 के साथ में भी एक साथ पढ़ सकते हैं, क्योंकि कुछ एक्सेप्शन 95 में दिए हुए हैं जो वहां प्रोवाइजो के रूप में है, और जिसमें 6 प्रोवाइजो वहां पर दे रखे हैं, और 3 यहां से एक्सेप्शन निकल के आते हैं, 94 से 3 एक्सेप्शन निकल के आते हैं। तो इस तरीके से टोटल 9 एक्सेप्शन यहां पर आपको मिलते हैं इसके, जहां पर ओरल एविडेंस या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं दिखाया जा सकता है। यानी स्वयं उस दस्तावेज की बात कर रहा है ना, तो 2 ही तरीके से साबित किया जा सकता है, या तो स्वयं उस मूल दस्तावेज को दिखाओ, या फिर जो है सेकेंडरी एविडेंस को जो है उन कंडीशंस में दिखाओ जो 60 में अपना दे रखी है, 60 में। ठीक है, तो यहां पर 9 कंडीशन है, और 9 कंडीशन को आपको याद रखना है, APO, ठीक है, CRUL क्रूल, नहीं, APODD, फिर CRUL क्रूल, 4 और 2 6 और 3 9, इसमें लास्ट में E और लगा लो, जो सेक्शन 103 से रिलेटेड है, यानी एविडेंस की सेक्शन 100 नहीं 99, एविडेंस की सेक्शन 99 1872 वाले की, और यहां पर 102 सेक्शन। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो APODD क्रूल, ये आपको याद रखना है। अब APO का मतलब क्या है, DD का मतलब क्या है, क्रूल का मतलब क्या है, तो यहां पर उनको देखते हैं हम, जो एक्सेप्शन दे रखे हैं उनके हिसाब से। ठीक है, तो A का मतलब पहला एक्सेप्शन 94 का, ठीक, एक्सेप्शन फर्स्ट रहेगा। APO में अगर आप देखेंगे तो 94 का एक्सेप्शन फर्स्ट, ये एक्सेप्शन सेकंड, और ये एक्सेप्शन आपका रहेगा एक्सप्लेनेशन नंबर 3। ठीक है, इस तरीके से आपको एक क्रम से लिखना है। फिर DD क्रूल में तो आपको सारे ही आपको परंतुक फर्स्ट, परंतुक सेकंड, परंतुक थर्ड, फिर R आ गया परंतुक 4, U आ गया परंतुक 5, और L आ गया आपका परंतुक 6। ठीक है, और फिर E आ गया आपका सेक्शन 99। तो ये पूरा मेंस का क्वेश्चन आपको इस शॉर्ट ट्रिक से कंप्लीट हो जाता है कि कब दस्तावेजी साक्ष्य के द्वारा मौखिक साक्ष्य का अपवर्जन जो किया जा सकता है, इस सिद्धांत को बताइए, और कब मौखिक साक्ष्य उसमें ग्राह्य हो सकता है, उन अपवादों को भी बताइए। और ये प्रोवाइजो जो दे रखे हैं 95 में, इसमें से तो प्री में ही डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि कौन से प्रोवाइजो में कौन सा है, परंतुक 1, परंतुक 2, परंतुक 3, परंतुक 4, इस तरीके से प्रोवाइजो उसमें दे रखे होते हैं ऑप्शन में। तो आपको ये कम से कम याद तो रहेगा कि CRUL नहीं, उल्टा हो गया, DCRUL परंतुक 5, परंतुक 6। ठीक है, प्रोवाइजो हो गए आपके 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से आपको ये सब याद रहेंगे। अब बात चलती है इसका एक्सेप्शन फर्स्ट। तो फर्स्ट जो है, जो ए बता रहे थे APO, तो APO का मतलब ए है अपॉइंटमेंट ऑफ द पब्लिक ऑफिसर। ठीक है, यानी कब मौखिक साक्ष्य ग्राह्य होगा, जब किसी पब्लिक ऑफिसर की अपॉइंटमेंट के संबंध में बात हो। तो यहां पर देखते हैं सेक्शन क्या कहती है इसका एक्सेप्शन फर्स्ट। जब विधि द्वारा ये अपेक्षा की जाती है कि किसी पब्लिक ऑफिसर की जो अपॉइंटमेंट है वो लिखित रूप में होनी चाहिए थी। ठीक है, और ये वहां पर दर्शित किया गया है। ठीक है, यानी व्हेन इट इज शोन, यानी ये दर्शाया गया है कि किसी विशिष्ट व्यक्ति ने ऐसे अधिकारी के नाते कार्य किया है। जिस लोक अधिकारी की नियुक्ति की बात चल रही है, उस लोक अधिकारी के कार्य को वहां पर दर्शाया जा रहा है कि उसने, इस विशिष्ट व्यक्ति ने ऐसे अधिकारी के, उस अधिकारी की पोस्ट पर रहते हुए उसके
कार्य को दर्शाया जा रहा है, तब उस लेख का, वहां पर जिस लेख के द्वारा उसकी अपॉइंटमेंट हुई थी, उस डॉक्यूमेंट के द्वारा जिसके द्वारा वह अपॉइंट किया गया था, उसका साबित किया जाना यहाँ पर आवश्यक नहीं है। जबकि सेक्शन यही कह रही थी कि जो चीज लेख में है उसको लेख के द्वारा ही साबित करना है, जो चीज रिटन में है उसको रिटन के डॉक्यूमेंट के द्वारा ही साबित करना है। लेकिन यहाँ पर वो उसकी अपॉइंटमेंट को नहीं मांगते हैं। कभी ऐसे देखा होगा आपने आम उसमें भी जनरली कि कहीं पे भी ऐसा होता है कि पुलिस ऑफिसर, आप अपना अपॉइंटमेंट लेटर दिखाइए, मैं कैसे मानूं कि आप इस पोस्ट पे हैं, है ना। तो चाहे वो चालान वहां पे कर रहे हो या कोई भी अपनी ड्यूटी ऑफिसर्स जो वो करते हैं, तो उस दौरान उनकी अपॉइंटमेंट को नहीं देखा जाता, उनके कार्य के आधार पर ही अगर दर्शित कर दिया जाता है तो फिर वहां पर ओरल एविडेंस मान लिया जाता है, ठीक है ना। उनके कार्य को मतलब दर्शा दिया जाता है, तो ओरल एविडेंस की या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की फिर वहां पर आवश्यकता नहीं होती है। सेकंड इसमें आता है जिन विलों को, देखो यहाँ पे ये जो विलों वर्ड है ना, ये गलत है। विल तो वर्ड इंग्लिश का वर्ड है, तो इसका मतलब हो गया, अगर प्लूरल में इसको बनाना है तो जिन वसीयतों को, ऐसे लिखा जाएगा इंग्लिश में, ठीक है ना। जिन वसीयतों को प्रोबेट मिला हुआ है वे प्रोबेट द्वारा साबित की जा सकती हैं। तो अब यहां पर केवल ऐसा नहीं है कि कोई वसीयत तैयार की गई है, ठीक है। अब केवल इसी वसीयत को ही दिखा के आपको, ऐसा नहीं कि इस वसीयत को ही दिखाना पड़ेगा। अगर इस वसीयत को क्या मिला हुआ है, प्रोबेट मिला हुआ है, ठीक है, इस वसीयत को प्रोबेट मिला हुआ है। प्रोबेट का मतलब क्या हो गया, कोर्ट के द्वारा, एक तरह से कोर्ट की सर्टिफाइड कॉपीज इसको बोला जाता है, वसीयत की कोर्ट के द्वारा सर्टिफाइड कॉपी। तो कोर्ट के द्वारा सर्टिफाइड यानी कोर्ट कोई व्यक्ति वसीयत करता है और उस पर उत्तराधिकारी उसके नहीं होते हैं, या उसके मृत जो व्यक्ति है उसके कोई भी उत्तराधिकारी या वसीयत वगैरह जो भी होते हैं जो वसीयत कराने चाहते हैं, तो इसमें होता क्या है, तो वसीयत में जो नामित व्यक्ति होता है, जो नॉमिनेट पर्सन है उसमें, या उसका कोई उत्तराधिकारी जो होता है जिसपे वो मृत व्यक्ति की संपत्ति आने वाली होती है, उस उत्तराधिकारी के द्वारा एप्लीकेशन दिया जाता है कोर्ट में, ठीक है। तो कोर्ट क्या करता है, उस वसीयत की कोर्ट के द्वारा उसकी सर्टिफाइड कर दिया जाता है, उसकी प्रमाणिकता दे दी जाती है, उसकी वैधता यानी उसकी लीगलिटी वहां पर दर्शाई जाती है, वैलिडिटी मतलब जो है वो बताई जाती है। और इस तरीके से संपत्ति का जो मैनेजमेंट है वो एक तरह से अदालत के द्वारा किया जाता है। तो इसी को प्रोबेट कहते हैं। ऐसा प्रोबेट से रिलेटेड जो वसीयतें हैं वो आपको मिलेंगी भारत के कुछ राज्यों में, जैसे पश्चिम बंगाल, मुंबई, चेन्नई में। वहां पर वसीयत के आधार पर प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करवाने के लिए प्रोबेट जरूरी होता है, ठीक है ना। तो वहां कोर्ट के द्वारा सर्टिफाइड करवाया जाता है। तो उस कोर्ट की सर्टिफाइड कॉपीज को आप दिखा दो कि हाँ भाई ये कोर्ट ने ऐसा ऐसा ऑर्डर दिया है कि ये प्रॉपर्टी इनके बीच में जानी है, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर भी ओरल एविडेंस है, उस डॉक्यूमेंट को दिखाने की यहां पर आवश्यकता नहीं रहेगी। तो ये भी एक एक्सेप्शन बन गया। उसके बाद में तीसरा यहां पर जो एक्सेप्शन है वो एक्सप्लेनेशन नंबर 3 में है, ठीक है ना। तो ये जनरल एक एक्सप्लेनेशन है, ये एक्सेप्शन नहीं है। ये कह रहा है कि ये जो सेक्शन है ये उन कंडीशंस में जिनमें निर्दिष्ट जो संविधाएं हैं, सीजीडी है ना, कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट और डिस्पोजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी, एक ही दस्तावेज में लिख दिए गए हैं, और उन दशाओं को जिनमें वे एक से अधिक दस्तावेजों में लिख दिए गए हैं, कंटेन है, अंतर्विष्ट है, वे समान रूप से लागू है। यह है धारा। तो जहां पर एक से अधिक, एक ही दस्तावेज में कोई अगर संविदा या अनुदान या संपत्ति का वहन एक ही डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, उस डॉक्यूमेंट को भी ये लागू है। और उन कंडीशन में जहां वो एक से अधिक डॉक्यूमेंट में लिखी गई हैं, तो उन मतलब डॉक्यूमेंट को भी ये सेक्शन लागू है। वहां पर भी आपको वही डॉक्यूमेंट दिखाने नहीं होंगे, मतलब वे डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे। सेक्शन अपवाद नहीं है ना, तो वे जो है डॉक्यूमेंट आपको दिखाने पड़ेंगे स्वयं उस दस्तावेज के द्वारा, है ना, या सेकेंडरी एविडेंस के द्वारा। तो वहां पर ये समान रूप से लागू होने का मतलब ये हो गया। उसके बाद में एक्सप्लेनेशन नंबर 2 ये कह रहा है, ये डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन नंबर 1 और 2 है ना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं कि जहां एक से अधिक मूल हैं, वहां ऑप्शन में आएगा केवल एक मूल साबित करना होगा,
एक से अधिक मूल साबित करने होंगे, कोई मूल साबित करना आवश्यक नहीं होगा, तो ऐसे करके ऑप्शन आ जाता है। तो जहां एक से अधिक ओरिजिनल है तो वहां कोई सा भी ओरिजिनल दे दो, है ना, तो वहां केवल एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को आप साबित करना वहां पर आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद में यहां पर फिर आता है एक्सेप्शन, कि जहां पर आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बजाय आप ओरल एविडेंस दे सकते हो। कैसे? इस धारा में निर्दिष्ट तथ्य है। अब इस धारा में कौन से निर्दिष्ट तथ्य हैं, स्टेटमेंट कौन से हैं, है ना, तो जो कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी की जो भी निबंधन है, जो भी शर्तें हैं या अन्य बातों से संबंधित, ठीक है, जो भी शर्तें हैं जो विधि द्वारा अपेक्षित है, इन निबंधन से दस्तावेज में जो निर्दिष्ट हैं ये निबंधन या शर्तें या बातें, इनसे अलग अगर ये जो फैक्ट हैं, भाई ये निबंधन क्या हो गए, फैक्ट, तो इनसे अलग किसी फैक्ट का किसी दस्तावेज में कोई भी स्टेटमेंट उसी फैक्ट के बारे में, इस फैक्ट के बारे में ओरल एविडेंस की एडमिजिबिलिटी को रोकेगा नहीं, प्रवारण नहीं करेगा। प्रवारण करना मतलब प्रिक्लूड करना, ठीक है ना, प्रवारण नहीं करेगा यानी उसको ग्राह्यता को रोकेगा नहीं। यहां पर मौखिक साक्ष्य को भी दिया जा सकता है। ठीक है, ये सेक्शन यहां पर एक्सप्लेनेशन नंबर 3 ये बात कह रहा है। तो इसमें भी क्या हो गया भाई, पी से हमारा हो गया प्रोबेट और ओ से क्या हो गया, अदर फैक्ट। अदर फैक्ट को आप यहां पे फैक्ट अदर लिखा है तो आप अदर फैक्ट लिख सकते हो। तो एपीओ इस तरीके से आपका बन जाता है। अब यहां पर देखो जो इलस्ट्रेशन दे रखे हैं वो इसी बेस पर दे रखे हैं और ये क्वेश्चन में आते हैं एग्जाम में कि यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट है और वो कई लेटर्स में, ठीक है ना, सेवरल लेटर्स में कंटेन्ड है, तो यहां पर वो सारे के सारे लेटर्स जिनमें वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कंटेन्ड है, सारे के सारे लेटर क्या करने होंगे, सारे साबित करने होंगे। लेकिन यहां पर अगर कोई एक्सचेंज है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, विनिमय पत्र है, वो 3 सेट में जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है ना, 3 सेट में लिखा हुआ है अलग अलग। एक सेट ये हो गया, एक सेट ये हो गया, एक सेट ये हो गया, तीसरा सेट ये हो गया, 3 सेट में लिखा हुआ है। तो वहां केवल एक सेट को साबित करना आवश्यक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में यही बनता है ऑब्जेक्टिव में कि इनमें से कितनों को साबित करना आवश्यक है, किसे साबित करना आवश्यक है। ऐसे ही यहां पर है कि यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट है, किसी बिल ऑफ एक्सचेंज में वो लिखा हुआ है, तो उस बिल ऑफ एक्सचेंज को ही आपको साबित करना होगा यहां पर। ठीक है, तो ये तीनों आपको याद रखने हैं, तीनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहां पर है कि बी के द्वारा दिया गया धन, उसकी स्लिप है, रिसिप्ट है, वो बी को कौन देता है, ए देता है। धन किसने दिया, बी ने धन दिया ए को, और ए ने क्या दिया, ए ने रसीद दी बी को। ठीक है, अब पेमेंट करने का टाइम आया तो संदाय करने का मौखिक साक्ष्य पेश किया जाता है। ठीक, तो ये साक्ष्य क्या होगा, ये ग्राह्य होगा, क्योंकि यहां पे धन की रसीद जो है उसने ए को दी है, बी को दी है। ठीक है, और बी ने धन दिया था ए को, तो ये मौखिक साक्ष्य अगर दे देता है कि मैंने इसको पैसे दे दिए हैं, तो ये क्या होगा, यहां पर एविडेंस एडमिजिबल होगा। ठीक, अब उसके बाद में क्योंकि ये अदर फैक्ट से रिलेटेड हो गया है, उसके बाद में अब बात आती है नेक्स्ट सेक्शन की। नेक्स्ट सेक्शन जो 95 है, और ये जो एविडेंस है उसकी 92 सेक्शन है। यहां पर ये सेक्शन कहती है मौखिक करार के साक्ष्य का अपवर्जन, यानी जब आपने जो संविदा, अनुदान या संपत्ति के व्ययन, यानी कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, इनसे रिलेटेड कोई जो डॉक्यूमेंट है वो लिख दिया, तैयार कर दिया, सारी चीजें हो गई। अब इसके बारे में यहां पर ओरल एविडेंस ग्राह्य नहीं है, एडमिजिबल नहीं रहेगा। ठीक है, ये बात करता है इसकी।
तो जबकि कोई कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट्स या डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी के निबंधन यानी टर्म्स, इनको या फिर किसी बात को, बात वही जो विधि द्वारा क्या है, रिक्वायर्ड है, अपेक्षित है। क्या रिक्वायर्ड है कि वो जो बात है दस्तावेज के रूप में लिखी होनी चाहिए थी, धारा 94 के अनुसार उसको साबित किया जा चुका हो, यानी उसमें जो बताया कि इन लेख के द्वारा, इन डॉक्यूमेंट के द्वारा उसको साबित किया जा सकता है, तो उसको साबित कर दिया गया है। तब अब क्या होगा, अब किसी ऐसी लिखत के, वो जो लिखत है, अब ऐसी लिखत के, लिखत मतलब जो इंस्ट्रूमेंट है, तब किसी ऐसी लिखत के पक्षकार जो रहेंगे, जो डॉक्यूमेंट जिन्होंने वो तैयार किए हैं, कॉन्ट्रैक्ट है तो दो हो गए, ए और बी, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट अगर किया है तो मान के चलो ए और बी है, तो उस ए और बी के द्वारा जो लिखत है उसके पक्षकार या फिर ए और बी के जो हित प्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है, उनके बीच के किसी मौखिक करार या कथन का कोई भी साक्ष्य उस दस्तावेज में जो शर्तें हैं, निबंधन हैं, उनका खंडन करने के लिए, यानी उनका रिब्यूट करने के लिए, डिनाई करने के लिए, या उनमें कोई भी आप जो है वो फेरफार करने के लिए, फेरफार करना, कोई भी वेरी करना, ठीक है ना, खंडन करने के लिए या उनमें फेरफार करने के लिए, यानी कॉन्ट्रैक्ट, कंट्राडिक्टिंग, वेरिंग, या जोड़ने के लिए यानी एडिंग करने के लिए, या उनमें से घटाने के प्रयोजन के लिए यानी सबट्रैक्टिंग करने के लिए क्या ग्राह्य नहीं होगा, एडमिसिबल नहीं होगा। ठीक, तो उस डॉक्यूमेंट को जब साबित कर दिया जाता है तब ये कहता है कि तब उस लिखत के, उस डॉक्यूमेंट के जो पार्टीज हैं, वो पार्टीज के द्वारा या फिर इन पार्टीज के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इन इंटरेस्ट जिनको बोलते हैं, हित प्रतिनिधि, उनके बीच के कोई भी ऐसा मौखिक करार अगर किया जाता है या कोई भी स्टेटमेंट है, उनका कोई भी एविडेंस उस शर्तों को डिनाई करना यानी कंट्राडिक्ट करना, वेरी करना, एडिंग करना, सबट्रैक्ट करना, इसके संबंध में, इसके लिए एविडेंस ग्राह्य नहीं होगा। अब इसके जो यहां पर एक्सेप्शन दे रखे हैं, तो एपीओ तो आपने वहां पर पढ़ लिया पीछे, अब रह गया डीडी CRUL, डीडी क्रूल। तो डीडी मतलब डायरेक्ट डिक्लेरेशन भी आप देख सकते हो। तो पहला है यहां पर डॉक्यूमेंट्स वैलिडिटी, आपको यहां पर क्या देखना है, इनवैलिड एनी डॉक्यूमेंट, यानी डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी को आपको यहां पर देखना है, ठीक है ना। और दूसरा जो डी है वहां पर वो बात करता है कि डॉक्यूमेंट क्या है, साइलेंट है, जहां पर वो डॉक्यूमेंट क्या है, साइलेंट है। तो इन दो का, डी का ये अर्थ है। तो अगर मान के चलो आप ओरल एविडेंस इस तरह का दे रहे हो जिससे ये बताया जा सके, ये दर्शाया जा सके कि ये जो डॉक्यूमेंट तैयार किया गया था ना, वो डॉक्यूमेंट मतलब जबरदस्ती बनवाया गया था। तो अब जब जबरदस्ती बनवाया गया था तो इसका मतलब क्या होगा, अब वो डॉक्यूमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, है ना। तो वो डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी पे प्रश्न चिन्ह आ गया। तो इसलिए तो परंतु ऐसा कोई फैक्ट साबित किया जा सकता है जो किसी दस्तावेज को अवैध मान्य बना दे, यानी इनवैलिडेट कर दे डॉक्यूमेंट को, डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी को इनवैलिड बना दे, ऐसा फैक्ट दिया जा सकता है। या फिर जो किसी व्यक्ति को, यहां पर कौन है, व्यक्ति को किसी डिक्री या आदेश का हकदार बना दे, है ना। यानी जैसे ए के पक्ष में, ए और बी के पक्ष में डिस्प्यूट था, ए के पक्ष में डिक्री कोर्ट ने पारित कर दी, ठीक, कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि भाई ए के पक्ष में। अब बी ओरल एविडेंस इस तरह का बाद में दे सकता है कि ये जो डिक्री है ये कपट के द्वारा, फ्रॉड के द्वारा, इंटिमिडेशन यानी अवित्रास के द्वारा, ठीक है, इलीगलिटी के द्वारा यानी अवैधता के द्वारा, या सम्यक निष्पादन के अभाव के द्वारा यानी वांट ऑफ ड्यू एग्जीक्यूशन के द्वारा, इनके द्वारा ये डिक्री इसको दी गई थी। तो अब ये हकदार किसको बनाएगी, बी को। अगर ये चीजों को साबित करता है, फैक्ट को, तो फिर क्या किया जाएगा, ये डिक्री वापस किसको हकदार बनाएगी, इसको।
तो वही ये कह रहा है कि या फिर जो किसी व्यक्ति को किसी डिक्री या आदेश का हकदार बना दे, जो जैसे फ्रॉड यानी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब आप पढ़ते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 15 से 19 तक जो दे रखे हैं, कोएर्सन दे रखा है, अनड्यू इन्फ्लुएंस दे रखा है, मिस रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, मिस्टेक दे रखा है ना, फ्रॉड दे रखा है। तो ये सारी जो चीजें हैं कॉन्ट्रैक्ट में ही है, तो कॉन्ट्रैक्ट ये भी संविदा से रिलेटेड है, सीजीडी है ना, इनसे रिलेटेड। तो जो डिक्री या आदेश का हकदार बना दे किसी दूसरे पक्षकार को, चाहे वो उसको कपट साबित कर दे या अभित्रास, अवैधता, सम्यक निष्पादन के अभाव के कारण किसी संविदाकारी पक्षकार में सामर्थ्य का अभाव हो या प्रतिफल का अभाव, इन सारी चीजों को साबित करने के द्वारा, ठीक है ना, या निष्फलता या विधि की या तथ्य की भूल, तो वही 15 से 19 तक के जो इसमें प्रोविजन है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, उनको साबित कर सकता है वो। और उनसे क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी आपकी, यानी इलीगलिटी बोल सकते हो आप, ठीक है ना, उसको दर्शाने के लिए। तो पहला हो गया डी। दूसरा आता है इसमें प्रोवाइजो। परंतु यह और कि किसी विषय के बारे में जिसके बारे में डॉक्यूमेंट क्या है, साइलेंट है, डॉक्यूमेंट इज साइलेंट, और जो उसके निबंधनों से इररिलेवेंट नहीं है, असंगत भी नहीं है, इररिलेवेंट बोलो या इनकंसिस्टेंट बोलो, ठीक है। निबंधन मतलब उसकी जो टर्म्स हैं, तो जो डॉक्यूमेंट की टर्म से इनकंसिस्टेंट भी नहीं है, तब किसी विषय के बारे में किसी पृथक मौखिक करार या अस्तित्व को साबित किया जा सकता है ना, यानी तब सेपरेट ओरल एग्रीमेंट या एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सेपरेट ओरल एग्रीमेंट को साबित किया जा सकता है। इस पर विचार करते समय कि यह परंतु लागू होता है या नहीं, न्यायालय क्या करेगा, दस्तावेज की प्रारूपिता की मात्रा को भी ध्यान में यहां पर रखेगा, यानी जो कोर्ट है वो फॉर्मल जो डॉक्यूमेंट है उसकी फॉर्मेलिटी की डिग्री को भी यहां पर देखेगा, डिग्री ऑफ द फॉर्मेलिटीज ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी न्यायालय दस्तावेज की फॉर्मेलिटी की डिग्री को भी यहां पर ध्यान में रखेगा कि हाँ इसका प्रभाव कितना है, ठीक है ना, ये कोर्ट यहां पर देखेगा। जो आप ओरल यहां पर पृथक मौखिक करार या उसके अस्तित्व को साबित करके आप दे रहे हो। तो जहां पर डॉक्यूमेंट साइलेंट होता है, किसी बात के बारे में कोई चीज छूट जाती है, कोई चीज उसमें डॉक्यूमेंट में होती नहीं है, तो उसको फुलफिल करने के लिए वहां पर ओरल एविडेंस वहां पर दिया जा सकता है, और वहां पर कोर्ट फिर बस ये देखेगा कि उस डॉक्यूमेंट पर इस ओरल एविडेंस का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, उसकी जो ब्लैंक्स हैं उसको फुलफिल ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है। डीडी हो गया। अब आता है सी। सी का मतलब हो गया यहां पर कंडीशन प्रेसिडेंट। जो अगर डॉक्यूमेंट की प्रोभाव्य शर्त है, कंडीशन प्रेसिडेंट है पहले से ही, तो उसके लिए आप ओरल एविडेंस दे ही सकते हो, पहले से ही ये चीज है कि कंडीशन प्रेसिडेंट है वहां पर। तो अगर किसी ऐसी कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट या संपत्ति के व्ययन यानी डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी के अधीन कोई बाध्यता, कोई ऑब्लिगेशन संलग्न होने की यानी कॉन्स्टिट्यूट होने की वहां पर प्रोभाव्य शर्त है, उस शर्त को गठित करने वाले किसी सेपरेट ओरल एविडेंस का एग्जिस्टेंस वहां पर साबित किया जा सकता है। यानी कोई बाध्यता अगर उसमें पहले से ही क्या कर दी गई है, कंडीशन प्रेसिडेंट कर दी गई है वहां पर ऑब्लिगेशन के संबंध में, ठीक है ना, तब वहां पर सेपरेट कोई ओरल एविडेंस दिया जा सकता है। उसके बाद में आर आता है। आर का मतलब यहां पर है रिसाइंड और मॉडिफाई, यानी विखंडित या उपांतरित करने के लिए। किसको विखंडित या उपांतरित? संविदा को, अनुदान को और संपत्ति के व्ययन को। सी जी डी को क्या किया जा रहा है? रिसाइंड और मॉडिफाई करने के लिए आप ओरल एविडेंस यहां पर दे सकते हो। इसमें कुछ कंडीशन लगी हुई हैं। रिसाइंड और मॉडिफाई में क्या लगी हुई है? उन अस्तित्व के सिवाय साबित किया जा सकता है। तो सिवाय वाली कौन सी कंडीशन है? यहां पर जिनमें विधि ये
रिक्वायर्ड करती है कि ऐसी कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट या संपत्ति का व्ययन लिखित में ही होना चाहिए, या जिनमें दस्तावेज के पंजीकरण के बारे में उस टाइम पर जो लागू वहां पर एनफोर्सेबल विधि है उसके अनुसार उसका पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। तो अगर रजिस्ट्रेशन पहले हो चुका है वहां पर विधि के द्वारा, और विधि अपेक्षा करती है, रिक्वायर करती है कि वहां पर वो डॉक्यूमेंट रिटन में ही होना चाहिए और रिटन के द्वारा ही उसको साबित किया जाएगा, तब वहां पर ओरल नहीं दे सकते। बाकी आप उसके रिसाइंड या मॉडिफाई करने के लिए आप ओरल एविडेंस यहाँ पर दे सकते हो। तो सी और आर, आर यहाँ पर हो गया रिसाइंड और मॉडिफाई। उसके बाद में यू आता है आपका, जो यूजेस और कस्टम की बात करता है। यूजेस और कस्टम यानी कोई प्रथा या रूढ़ी जिसके द्वारा किसी कॉन्ट्रैक्ट में अभिव्यक्त रूप से यानी एक्सप्रेसली अभिव्यक्त रूप से वर्णित न होने वाली, यानी नॉट मेंशन एक्सप्रेसली, तो वहां पर मेंशन नहीं है एक्सप्रेसली, क्या प्रसंगतियां, प्रसंगतियां मतलब जो वहां पर जो है वो है डिस्क्रिप्शन या इंसिडेंट कह सकते हो आप, है ना। संविदा में अव्यक्त रूप से वर्णित न होने वाली इंसिडेंट्स उस प्रकार की संविदाओं से प्राय उपाबद्ध होती हैं। उपाबद्ध मतलब एनेक्सिट होती हैं, तो वो साबित की जा सकती हैं। कोई प्रथा या रूढ़ी जिसके द्वारा किसी संविदा में एक्सप्रेस तरीके से वहां पर मेंशन नहीं है कोई ऐसा इंसिडेंट जो उस प्रकार की संविदाओं से प्राय वहां पर जुड़ी हुई रहती हैं, तो उन रूढ़ी या प्रथा का वहां पर उनको साबित किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद में परंतु यह कि ऐसी प्रसंगतियां, प्रसंगतियां मतलब ऐसे विवरण, ऐसे इंसिडेंट्स, उनका उपाबंधन होना, एनेक्सिंग होना मतलब उनसे संलग्न होना, जुड़ा रहना, संविदा के अभिव्यक्त निबंधों के विरुद्ध भी नहीं होना चाहिए और उनसे असंगत भी नहीं होना चाहिए। यानी उनसे वो विरुद्ध होना, शर्तों के विरुद्ध होना मतलब रिपुग्नेंट होना, रिपुग्नेंट होना, और उनसे असंगत ना होना मतलब उनसे इनकंसिस्टेंट नहीं होना। ये दोनों चीजें भी नहीं होनी चाहिए उन रूढ़ी या प्रथाओं को उस दस्तावेज में, जो संविधाएं हैं उनमें जो इंसिडेंट्स दे रखे हैं उसके संबंध में। उसके बाद में यहां पर लास्ट जो आता है वो आता है CRUL। एल मतलब लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ द डॉक्यूमेंट, लैंग्वेज ऑफ ए डॉक्यूमेंट, दस्तावेज की भाषा। तो परंतु यह भी कि कोई फैक्ट जो यह दर्शा देता है कि किसी डॉक्यूमेंट की भाषा वर्तमान जो फैक्ट हैं उनसे किस प्रकार से संबंधित है, तो लैंग्वेज ऑफ द फैक्ट रिलेटेड टू एग्जिस्टिंग फैक्ट। आप यहां से इसको याद रख सकते हैं, लैंग्वेज ऑफ ए डॉक्यूमेंट इज रिलेटेड टू एग्जिस्टिंग फैक्ट। इतने से आपको ये याद हो जाएगा, वर्तमान तथ्यों से किस प्रकार वो संबंधित है, इस चीज को साबित किया जा सकता है किसी फैक्ट के द्वारा जो ये दर्शा देता है कि उस दस्तावेज की भाषा जो एग्जिस्टिंग फैक्ट है उनसे किस प्रकार से रिलेटेड है। ठीक है। तो ये सारी चीजें 94, 95 की हैं। अब इसमें से जो इंपॉर्टेंट यहां पर जो क्वेश्चन आता है, एक तो ये है कि बी को 1 मार्च 2023 को 1000 रुपए देने का पक्का लिखित करार ए करता है, बी को 1000 रुपए देने का। अब ये फैक्ट कि उसी समय एक मौखिक करार भी हुआ था कि यह धन 31 मार्च 2023 तक नहीं दिया जाएगा, तो ये फैक्ट यहां पर साबित नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, यानी जो लिखित में है उसको लिखित के द्वारा ही साबित किया जाएगा। अब यहां पर ये चीज उसको कुछ अलग नहीं कर रही है उन परंतुक के अनुसार, इसलिए यहां पर मौखिक साक्ष्य ग्राह्य नहीं है। लेकिन जैसे कुछ अलग चीजें हैं, बी को एक घोड़ा, ए जो है एक घोड़ा बेचता है बी को, और मौखिक वहां पर वारंटी खुद देता भी है कि वो अच्छा है। अब बी को ए इन शब्दों को लिख करके एक कागज भी दे देता है,
ए से 30,000 रुपए में एक घोड़ा खरीदा। बी मौखिक गारंटी को साबित कर सकता है कि उसने मौखिक वारंटी वहां दी थी कि वो अच्छा है। जैसे आप फोन खरीद के लेके आते हो और फोन में वो कहता है कि ये फोन बिल्कुल भाई साहब बहुत अच्छा फोन है, नया फोन है, बहुत अच्छा चलेगा, ठीक है। और वहां पर आप उसकी रसीद भी ले लेते हो, रसीद में तो नहीं लिखा रहता, रसीद में आपको लिखा रहता है कि बैटरी है, पावर बैंक मतलब जो बैटरी है, या डाटा केबल है, चार्जर है ना, ईयरफोन है, जो भी उसमें लिखा रहेगा वो सारी चीजों के अलावा उसमें ये तो नहीं लिखा रहेगा कि ये अच्छा है, फोन सही है, बढ़िया चलेगा, 1 साल की वो है ना। वारंटी तो वैसे वहां पर लिख देते हैं, लेकिन मौखिक वारंटी उसके अच्छे होने की वहां पर दे देता है, तो उस मौखिक वारंटी को आप वहां पर साबित कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, इनमें से आप जो याद रखने वाली चीजें हैं उनमें एक है आपका घोड़ा वाला हो गया। उसके बाद में जो लास्ट वाले हैं वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये दोनों, कि बी से सोध्य, सोध्य मतलब होता है किसी के पास में बकाया, सोध्य का मतलब होता है बकाया, यानी ड्यू जो होता है, पैसा किसी के पास में जो है बकाया रहता है। तो बी से सोध्य ऋण यानी अपना बकाया धन, है ना, ब्याज पे दिया होगा, तो सोध्य ऋण के लिए धन की रसीद भेजकर अपना पैसा चुकाने का ए आवेदन करता है, ठीक है। अब बी रसीद रख लेता है, रसीद भेजकर ही उसने ऋण चुकाने का आवेदन किया था, और बी रसीद रख लेता है और धन नहीं भेजता। उस रकम के लिए वाद में ए इसे साबित कर सकेगा कि उसने रसीद ले ली थी लेकिन वो नहीं भेजा पैसा जो है। ऐसे ही यहां पर लास्ट वाला जो यहाँ पर है इलस्ट्रेशन, कि ए और बी लिखित में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जो अमुक अनिश्चित घटना के घटित होने पर इफेक्टिव होना था। अब वो लिखित में किया है तो वह लेख बी के पास में छोड़ दिया जाता है, जो उसके आधार पर ए पर वाद लाता है। ए उन परिस्थितियों को दर्शा सकता है जिनके अधीन वह उसको दिया गया था, डिलीवर्ड किया गया था, ठीक है ना, जिनके अधीन वह दिया गया था, ठीक है ना, लिखित संविदा में लेख। तो ये सिंपल है, उन लेख को साबित कर सकता है, लेख जो उसके पास में छोड़ दिया गया था, कि छोड़ा था कि नहीं छोड़ा था, वो कह के दिया था कि नहीं दिया था, ठीक है ना, उसके आधार पर ये उसको साबित कर सकता है। तो ये चीज है। इसके बाद में ये लेंथी सेक्शन है। अब जो है ना, इसके बाद में 96, तो ये जो 94, 95 थे, इसी से रिलेटेड एक मेंस का क्वेश्चन बनता है, इसको आपको याद रख लेना प्री और मेंस के हिसाब से, पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रोवाइजो आप याद रख लेना, प्रोवाइजो का ट्रिक बता ही दिया है, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पर जो 99 से रिलेटेड जो 102 सेक्शन थी, उसके बारे में यहाँ पर वो ही है, उसको नेक्स्ट उसी में पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू सो मच आज के लिए।